हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में देखेंगे कि बल तथा दाब क्या है। ठीक है, हम साइंस के सीरीज में एनसीईआरटी के 8th क्लास के 11th चैप्टर का आज अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे कि बल और दाब क्या है, यानी कि फोर्स एंड प्रेशर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो बल अपकर्षण या अभिकर्षण यानी कि फोर्स अपुश और अपुल, यानी कि यह किस तरीके से कार्य करता है, यानी कि धक्का देने में और किसी चीज़ को खींचने में, ठीक है, या किस प्रकार से कारगर होता है और उसमें बल लगता है या नहीं, इस बात की हम विवेचना करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को, अगर किसी भी पिंड को उठाना हो, खोलना हो, बंद करना, ठोकर मारना, हीट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्य का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों को हम करते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी आप जब बॉक्स का जो उसका ढक्कन है खोलते हैं या उसको बंद करते हैं या किसी गेंद को ठोकर मारते हैं या किसी फुटबॉल को हिट करते हैं या किक मारते हैं, ये सभी क्या है, ये उस कार्य का वर्णन करता है जिसमें आपको यह कहा जाता है कि आपने कोई ना कोई कार्य किया है। ठीक है, तो यह बात आती है कि इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति, किसी प्रकार का परिवर्तन, जो वस्तु की गति है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास यह करता है। अब हम क्या देखते हैं कि क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए ज्ञात करते हैं इनके लिए और क्या शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि गोली है, ठीक है, यानी कि जो गोलकीपर है वह क्या करता है, गोल को बचाता है। ठीक है, तो इसमें इसको क्या लगता है, बॉल से इसको धक्का लगता है, यानी कि बॉल इसको अंदर की तरफ धकेल रहा है और यह हॉकी खिलाड़ी है जो गेंद पर प्रहार कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि क्षेत्र रक्षक है, यानी कि क्रिकेट का क्षेत्र रक्षक है, क्रिकेटर है, और यह क्या करता है, गेंद को रोकने का प्रयत्न करता है, रोकने का प्रयास करता है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर फोर्स लग रहा है कि नहीं, इनके ऊपर बल लग रहा है कि नहीं, या ये गेंद पर बल लगा रहे हैं कि नहीं, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, यदि किसी वस्तु के आप जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, यानी कि आप उसकी स्थिति को, आकार को बदलने का कोशिश करते हैं। जब आप उस पर बल लगा रहे होते हैं तो उसकी आकार, स्थिति, परिस्थिति बदलती है अथवा नहीं बदलती है। ठीक है, और नहीं बदलती है तो क्यों नहीं बदलती है, सबसे पहले हम उस बात को देखते हैं। तो हम यह देखते हैं कि धक्का देना अर्थात अपकर्षित करना, खींचना अर्थात अभिकर्षित करना। ठीक है, धक्का देना, धक्का देने का मतलब क्या होता है, अपकर्षित करना, अपकर्षण कर, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप उसे खींच रहे हैं यानी कि अभिकर्षित कर रहे हैं, यानी कि उसको पुल कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि विज्ञान में किसी वस्तु पर, जब साइंस में ये चीज़ें सामने आती हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, ठीक है, यानी कि अभिकर्षण या खिंचाव, यानी कि अपकर्षण को बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर आप धक्का लगा रहे होते हैं या खींच रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि आप उस पर बल लगा रहे होते हैं, और जो धक्का और जो भी उस पर आप लगाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति, ठीक है, जो वस्तु को आप गति देते हैं बल लगाने के कारण होती है। जो गति होती है वह किसके कारण होती है, तो बल लगाने के कारण होती है। और इसका आप एक उदाहरण इस तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से इसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयत्न करता है। अब ला देता है या लाने का प्रयत्न करता है, हम इन दो चीज़ों को समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक दीवार है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये गोलकीपर क्या कर रहा है कि इसको बॉल को रोक लेता है। ठीक है, अब रोक लेता है अर्थात रोकने का प्रयत्न भी करता है। अगर नहीं रुकता है बॉल नहीं रुकता है इससे, तो यह क्या करेगा, यह क्या कहलाएगा, इसका कि इसका प्रयत्न कहलाएगा। और इसके हाथ से छिटक करके चला जाता है तो यह क्या कहलाएगा कि बॉल की गति जो थी बहुत तेज थी और इसने क्या किया, रोकने का प्रयत्न किया, परंतु बॉल इससे रुका नहीं, यानी कि जितना इसको बल लगाना चाहिए था उतना ये बल नहीं लगा पाया। वही कार्य होता है कि आप एक छोटा मेज जो है उसको आप सरका देते हैं। ठीक है,
उसको आप खिसका के इधर से उधर रख सकते हैं। और आपको यदि कहा जाए कि आप एक छोटा बॉल जो है उसको इधर से उधर रख दीजिए, इस रूम से उस रूम रख दीजिए, और 5 किलो की जो बोरी है उसको इधर से उधर हटा करके अपने कमरे में रख दीजिए, लेकिन वही कार्य आपसे कहा जाता है करने के लिए कि आप बड़े चट्टान को या बड़े पत्थर को या किसी मकान के पिलर को आप यहाँ से वहाँ खिसका दें तो आपसे नहीं होगा। लेकिन आप प्रयत्न करेंगे तो जब प्रयत्न आप कर रहे होते हैं तो भी बल लगाते हैं आप, और वो भले ही कार्य संपादित ना हो, क्योंकि आप उतना बल नहीं लगा पा रहे जितना उस कार्य को करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो यही फर्क होता है बस। लेकिन दोनों ही स्थिति में आपका बल लगता है। अब बल के बारे में इतनी चर्चा हो रही है तो बल को देखते हैं कि बल का जो मात्रक होता है वह क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। यह इसको एन से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वह डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन, यानी कि 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना है? 10 के घात 5 डाइन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लिख लेंगे। अब बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। बल भाई किसके कारण लगते हैं? अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। अ फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। जब इंटरैक्शन होगा तभी बल लगेगा। आप किसी भी वस्तु को ऐसे ही हाथ के बल दिखा करके नहीं धकेल सकते, या ऐसे ही अपना हाथ इधर से कर करके कि हाँ हाथ आपने बस फैला दिया है और उसको छुआ नहीं है तो आप उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकते हैं। तो जब तक से अन्योन क्रिया यानी कि इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक से ये नहीं कहा जाएगा कि आपने उसके ऊपर, उस वस्तु के ऊपर बल आरोपित किया है। ठीक है, तो हम यह देखते हैं कि कार के पीछे खड़ा आदमी है। ठीक है, यह आदमी क्या है? कार के पीछे खड़ा है। क्या इसका बल इसके ऊपर लग रहा है? ये आप देख रहे हैं कि क्या यह व्यक्ति इस पर बल लगा रहे हैं? तो बल कहाँ से लगाएगा? जब इसके बीच में, कार और इस इंसान के बीच में कोई इंटरैक्शन ही नहीं हो रहा है, यानी अन्योन क्रिया ही नहीं हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह व्यक्ति उस पर बल लगा रहा है? अब यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो अब क्या है? यह धक्का लगा रहा है। एक आदमी द्वारा कार को धक्का लगाना, यह व्यक्ति क्या कर रहा है कि कार को धक्का लगा रहा है, यानी कि कार और आदमी के बीच में संपर्क होता है, इंटरेक्शन होता है। तो यह आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? यह व्यक्ति क्या कर रहा है? कार के ऊपर बल लगा रहा है, यानी कि इनके बीच में अन्योन क्रिया हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बल को समझ सकते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि कौन किसे धकेल रहा है। इस चित्र के माध्यम से आप यह देखने का प्रयत्न कीजिए कि इनको दोनों में से कौन किसको धकेल रहा है। ठीक है, तो आप यह पाएंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति बलशाली है, ठीक है, तो वह उसको धक्का दे देगा। और जब आप सेम फोर्स लगाते हैं, यानी कि बल जो समान लगता है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को धकेल नहीं पाता। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में भी बल लगता है, लेकिन बराबर बल लगता है। अब यहां भी आप देखते हैं, यहां आप देखते हैं यह कि कौन किसे खींच रहा है। ठीक है, ये इस तरह से कौन किसको खींच रहा है, यानी कि कौन किसको क्या कर रहा है, एक दूसरे की तरफ ये दोनों खींच रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा? अगर जो बलशाली होगा वह क्या करेगा? खींच लेगा। लेकिन अगर बराबर लगता है, बराबर फोर्स लगता है, तो क्या होगा? ये दोनों स्थिर रहेंगे और एक दूसरे को खींच नहीं पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहां होता है कि कौन किसे खींच रहा है? यह बैल व्यक्ति को खींच रहा है, या बैल व्यक्ति को खींच रहा है, या व्यक्ति बैल को खींच रहा है। तो इनके बीच में किसमें बल यानी कि फोर्स जो है कौन ज्यादा लगा रहा है? जो ज्यादा लगाएगा वह खींच लेगा, और यदि बराबर होता है तो वह नहीं खींच पाएगा, यानी कि दोनों ऐसे ही इस तरीके से लगे रह जाएंगे। अब हम इनको क्या देखते हैं कि इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं की अन्योन क्रिया होनी आवश्यक है। यह हम देखते हैं, इन सभी उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि भाई दो पिंड हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कि अन्योन क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। ठीक है, हम यह देख सकते हैं, यह करके पता कर सकते हैं। अब बल की खोजबीन कैसे हुई, यानी कि एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, बल की खोजबीन कैसे हुई? तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आप यह समझ सकते हैं कि कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, इस क्रियाकलाप के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं कि इसकी खोजबीन कैसे हो पाती है, यानी कि एक्सप्लोर कैसे कर पाते हैं आप फोर्स को। तो हम यह देखते हैं कि कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने
पर ही गति में ला सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, आप जोर से आप धकेलेंगे तो ही ये गति में आएंगे। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं। यानी कि यह आप देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको अकेले धकेल पाते हैं या अपने मित्रों की टोली के साथ आप धकेल पाते हैं। फिर आप यह देखेंगे कि दोनों एक साथ मिलकर धकेलें आप, ठीक है। यहां हम यह देख सकते हैं कि दो मित्र हैं। अब इन दोनों मित्रों में क्या होती है कि एक ही वस्तु को दोनों एक ही साइड में धक्का दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब दोनों क्या करते हैं, दोनों दो साइड हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर के इस पर फोर्स लगाते हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जिसका बल जिसके अंदर बल ज्यादा होगा वह क्या करेगा, उस वस्तु को खिसका लेगा दूसरे तरफ, ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि यदि दोनों टोलियां रस्से को समान बल से खींचती हैं तो रस्सा खींच सकता नहीं है, ठीक है, यानी कि रस्सा जो है वो खिसकेगा नहीं। जब समान बल से ये खींचेंगे तो नहीं खिसकेगा। इसको हम देख चुके हैं ऊपर भी। तो 3-3 के पक्ष में है और तीनों क्या है, दोनों तरफ अगर समान बल लगाते हैं तो यह किसी को खींच नहीं पाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं कि जब आप किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, यानी कि वो आप जब इस डायरेक्शन में दो फोर्स लगाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाते हैं, यानी कि डबल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इसमें इस दिशा में क्या करेंगे, दुगने रफ्तार से दुगने बल के साथ धक्का देंगे या लगेंगे। अब हम यह देखते हैं कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल जो होता है दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस डायरेक्शन में दोनों तरफ से बल लगता है इस पिंड पर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जिधर का बल ज्यादा होगा, यानी मान लेते हैं कि यह जो व्यक्ति है यह क्या करता है, बल ज्यादा लगाता है, इधर का जो व्यक्ति है वह बल ज्यादा लगाता है और इधर का कम लगाता है, तो इसका बल माइनस इसका बल, ठीक है, वही क्या होगा, कुल बल होगा, यानी कि नेट बल होगा, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु पर, यही हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हो तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अब यही हम यहाँ पे समझ सकते हैं। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। जो बल की प्रबलता है यानी कि दोनों ने कितना फोर्स लगाया, ठीक है, तो उसी का जो कैलकुलेशन होता है उसी के परिमाण से इसको हम मापते हैं, ठीक है, कि कितना बल इन्होंने लगाया। अब एक ही डायरेक्शन में ये लगा रहे हैं तो दोनों का बल क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब दोनों विपरीत दिशा में लगा रहे हैं तो जो ज्यादा होंगे उसमें से क्या होगा, कम वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, कि जो बल है वह वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बल है वह किसी भी वस्तु की गति है उसकी अवस्था को, यानी कि उसके स्टेट को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी मान लेते हैं कि जो गेंदबाज है वह बॉल फेंकता है, ठीक है, तो जब बॉल फेंका तो उसको क्या करता है, बैट्समैन उसको एक गति देता है, ठीक है, उसको एक अलग डायरेक्शन दे देता है, उस पर एक दूसरा फोर्स लगा करके, तो उसकी वह गति को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब उसी बॉल को क्या करता है, कोई क्षेत्ररक्षक जो है वह रोकने का प्रयत्न करता है, पकड़ने का प्रयत्न करता है। अगर वह बॉल सीधे उसके हाथ में आ जाती है और जितना उस बॉल को रोकने के लिए फोर्स चाहिए वो लगा देता है क्षेत्ररक्षक, तो वह बॉल जो है वह रुक जाती है। लेकिन यदि क्या होता है कि वह बल उतना नहीं लगा पाता और उस बॉल पे उतना फोर्स नहीं लग पाता, तो क्या होता है कि उसकी गति पहले से धीमी हो जाती है और वह क्या होता है, धीरे धीरे कर विराम की स्थिति में आ जाता है। यानी कि जितना फोर्स उस बॉल पे लगा हुआ था और जितनी गति से वह जा रहा था, यानी कि वह गेंद जितनी गति से बाउंड्री की तरफ जा रहा था, ठीक है, अब उतनी गति से वह नहीं जाएगा। जब जैसे ही हाथ में, क्षेत्ररक्षक के हाथ में बॉल आता है, फिसल जाता है, तो वहां भी उसके गति में परिवर्तन हो जाता है। और क्या पहले आपने देखा
कि जो बैट्समैन है वह मार करके बॉल को क्या करता है, उसकी गति में परिवर्तन ला देता है, उसके डायरेक्शन में भी परिवर्तन ला देता है, उस बॉल को जिस डायरेक्शन में और जिस गति के साथ वह फेंकी गई है गेंद, उसमें भी वह परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है कि इसमें परिवर्तन ला देता है, इसकी गति में परिवर्तन ला देता है। अब हम यहां यह देखते हैं कि यह बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है। अब ये क्या करता है कि टायर को चला रहा होता है। अमूमन जो बच्चे हैं, गांव देहात के बच्चे अक्सर इसको चलाते हैं, टायर को, खराब जो टायर हो जाते हैं उनको साइकिल वगैरह से निकाल के चलाते हैं, खेलते हैं इसके साथ। तो अब क्या होता है कि ये पहले धीरे धीरे दौड़ रहे होते हैं, धीरे धीरे पहले चहलकदमी करते हैं और इस पर टायर पर धीरे धीरे मारते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे गति करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये तेज दौड़ने लगते हैं और इसको तेजी से इस पर मारने लगते हैं, यानी कि ये तेज दौड़ते हैं और तेजी से मारते हैं, यानी कि इस टायर पर फोर्स जो है उनका बढ़ गया और इसकी गति में वो क्या किए, परिवर्तन ला दिए, जल्दी जल्दी उसको तेजी से मार के। ठीक है, टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है, इसको बार बार उनको उस पर मारना पड़ता है, उसको गति देना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। तो इससे भी आप क्या समझ सकते हैं कि बल क्या करता है, इसके गति में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये वही बातें जो ऊपर मैंने बताई हैं आपको कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा, ठीक है, यानी कि जो गेंदबाज फेंक रहा होता है गेंद और बल्लेबाज उसका क्या करता है, उस गेंद को दूसरे डायरेक्शन को दे देता है, यानी कि उस पर दूसरा फोर्स, एक और फोर्स लगाता है और उसको दूसरा डायरेक्शन देता है और गति में भी उसकी परिवर्तन कर देता है, गति में भी उसकी परिवर्तन ला देता है। यही बातें यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब गति की अवस्था क्या है, ठीक है, यह देखते हैं कि गति की अवस्था क्या है, स्टेट ऑफ मोशन क्या है। तो हम देखते हैं कि किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। अब विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। जो विराम अवस्था है उसको क्या माना जाता है, शून्य चाल की अवस्था, यानी कि जीरो स्पीड उसका माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। क्या है, ये दोनों गति की अवस्थाएं हैं, वो विराम में भी हो सकती हैं, वो गति में भी हो सकती हैं। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। हम क्या देखते हैं कि यह हमारा सामान्य अनुभव है, यानी कि इस बात की हम अनुभूति हमारे पास होती है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे, यानी कि हर बार ऐसा नहीं है कि जब आप बल लगा देंगे तो उसकी गति परिवर्तित हो ही जाए। ठीक है, अब दीवार से तो दीवार यानी कि बहुत ज्यादा उसको बल चाहिए दीवार को हटाने के लिए। अब उसी दीवार को आप नहीं हटा सकते, क्योंकि क्या होता है, संदूक को बहुत भारी है तो भी आप नहीं हटा सकते। जैसे 5 किलो की बोरी है तो आप उसको हटा करके इधर से उधर कर सकते। अब वही कहे कि आप 50 किलो के या 100 किलो की बोरी है उसको इधर से उधर करें, तो आप क्या करेंगे, उस पर प्रयत्न करेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा। 200 किलो की बोरी है या पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा है जो मैंने बताया था ऊपर, तो आप उसको उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार बल लगा करके आप उसकी जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन ला दें। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यह भी हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं, इस बात की चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसका जो शेप होता है उसमें भी बदलाव ला सकता है। ठीक है, यानी कि जो बल है वह किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। यह कैसे पता चलता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यह ला सकता है अथा या नहीं ला सकता है। ठीक है, इसकी हम विवेचना करते हैं और देखते हैं कि किसी भी बल, कोई भी बल यदि लगता है किसी वस्तु पर तो उसकी आकृति को, उसके आकार को वह बदल देता है कि नहीं बदलता है। जैसे मान लेते हैं कि रबर का गेंद है, उसको यदि आप हाथ से मसलते हैं, ठीक है, तो उसकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है, लेकिन वह अपने गुण के कारण
क्या होता है, फिर से वह आकार ले लेता है। लेकिन जब तक आप फोर्स लगा रहे होते हैं तब तक क्या करता है, उसकी आकृति को आपके द्वारा लगाया गया फोर्स बदल देता है, आकार को बदल देता है। अब वही बात ऐसी है कि गूथा हुआ आटा है, ठीक है, गूथे हुए आटे पर आप यदि अपनी मुट्ठी से, अपने हाथ से बल लगाते हैं तो भी आप क्या करते हैं, उसकी आकृति को, उसके आकार को बदल देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो इस बात को हम समझ सकते हैं। ये है कि आप देखिए, जब आप देखते हैं यहाँ नीचे इस तरीके से यही सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि एक प्लेट में गूथा हुआ आटा हाथ के नीचे की ओर दबाने पर क्या होता है, हाथ से नीचे की ओर जब दबाते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी जो होती है वह क्या होती है, दब जाती है, नीचे परिवर्तित हो जाती है, इसके आकार में भी परिवर्तन होता है। अब इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप क्या होंगे, समझ गए होंगे कि बल ऐसा कर सकता है, यानी कि बल लगाने पर उसकी आकृति और आकार में आप परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है, ठीक है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं आप। अब गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं आप, जैसे बैट्समैन का वो मैंने आपको उदाहरण दिया था। अब हम क्या देखते हैं कि वस्तु की आकृति में आप परिवर्तन ला सकते हैं, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इनमें से कुछ हैं अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि संपर्क बल क्या होता है, ठीक है। संपर्क बल यानी कि कांटेक्ट फोर्स होता है, वह क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स यानी कि क्या होता है, पेशीय बल। हमारा जो मस्कुलर फोर्स होता है वह किस तरीके से इस पर कार्य करता है। तो क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं, यानी कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, ऊपर देख चुके हैं कि अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। यदि आप किसी वस्तु पर फोर्स आपको लगाना है तो उस वस्तु से क्या होना चाहिए, आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। बिना इंटरेक्शन के आप उसकी आकृति, आकार या उसकी स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते। तो उसको हम देखते हैं। क्या बगैर पकड़े, ठीक है, पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर पर वस्तु के साथ संपर्क होना जरूरी होता है, होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। अब हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, यानी कि जब आप उसको छू लेते हैं या उसको पकड़ लेते हैं और बल लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेशीय बल कहते हैं, यानी कि मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। तो ये अब पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं, ठीक है। पशु भी करते हैं, यानी कि जानवर भी इसका प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब बैल, घोड़े, गधे, ये सभी क्या है, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सभी भी क्या करते हैं, ये सभी भी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं, यानी कि जब तक से वो यानी कि मस्कुलर फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी संपर्क बल जो है इनका ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें जो बैल है उसके कंधे पर ये रखा हुआ है लकड़ी। अब इस लकड़ी से क्या होता है, ये बैलगाड़ी को काट को ये खींचते हैं, पुल करते हैं। अगर इनमें कुछ बंधन नहीं हो, ये इनके कंधे पर नहीं रखा हो, तो ये क्या करेंगे, उसको खींच नहीं पाएंगे। ये यानी कि ये होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, कांटेक्ट जरूर होना चाहिए, कांटेक्ट फोर्स, आप संपर्क बल उसी को बोल सकते हैं, ठीक है, जिनमें मांसपेशी हमारी क्या होती है, उसमें संलग्न होती है। अब क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, ठीक है, यानी कि जो हमारा मस्कुलर है वह उस वस्तु के कांटेक्ट में हो, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं, यानी कि कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं घर्षण को। घर्षण क्या है, घर्षण बल किस तरीके से, यह भी कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है, यानी कि जो फ्रिक्शन है यह कैसे कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। अब फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो भी धीरे धीरे क्या होती है, धीमी हो जाती है और अंत में यह रुक जाती है।
किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय के बाद रुक जाता है। तो यह क्यों होता है? ठीक है, तो यह होता है घर्षण के कारण। ठीक है, इन सभी उदाहरणों में हम वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण है। यह क्या है कि इन सभी उदाहरणों में जो भी एकाएक यानी अपने आप गति करता हुआ यानी कि गति करती हुई साइकिल रुक जाए और कार रुक जाए बंद करने के बाद, तो ये सभी क्यों होता है? घर्षण के कारण होता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का जो कारण है, यानी कि चलती हुई गाड़ी जब रुक जाती है तो इस गति की अवस्था का यानी कि परिवर्तन का क्या कारण है? तो वह घर्षण बल है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। जब घर्षण बल लग रहा होता है किसी वस्तु पर तो वह क्या होता है? यह उस वस्तु के विपरीत होता है, उस वस्तु की गति के विपरीत लगता है। ठीक है, अब असंपर्क बल क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? इसमें हम क्या देखते हैं? चुंबकीय बल को देखते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स को देखते हैं। आप किसी भी लोहे के टुकड़े को, ठीक है, या चुंबक के थ्रू खींचते हुए, चुंबक के सहारे अपनी ओर खींचते हुए देखे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और जो चुंबक होता है यानी कि जो छड़ चुंबक होता है वो उनके ध्रुवों को क्या करते हैं? यदि समान ध्रुवों को ले आ देते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित भी करते हैं। ठीक है, धकेलते भी हैं। और जो असमान ध्रुव है इस तरीके से क्या होता है, यानी कि इधर आप देख रहे हैं कि ये क्या करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, ये खींचते हैं क्योंकि ये ग्रीन है, ये रेड है, यानी कि असमान ध्रुव है। और यहाँ क्या देखते हैं कि समान ध्रुव है, इसलिए यह क्या करेंगे? बिना सटाए एक दूसरे को दूर धक्का देंगे, दूर धकेलेंगे। ठीक है, आप यहाँ यह समझ सकते हैं कि यह क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। चुंबकीय बल जो होता है वह क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अब हम यह देखते हैं कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए बल लगा देता है। ठीक है, बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। अब इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। ठीक है, अब स्थिर वैद्युत बल यानी कि जो आप देख रहे हैं स्थिर वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसमें भी यही होता है। ठीक है, उसमें भी यही हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक आवेशित वस्तु द्वारा जो यानी कि आवेशित वस्तु है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्थिर वैद्युत बल आप किसको बोलेंगे? जैसे कंघी को अपने बालों में रगड़ते हैं। ठीक है, कंघी को अपने बालों में रगड़ने के बाद उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हम बिना उसको स्पर्श किए उठा लेते हैं। ठीक है, तो यह बल क्या होता है? इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, स्थिर वैद्युत बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरह से इसको हम परिभाषित करते हैं कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। अब वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। ठीक है, यानी कि जो यह क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यह उदाहरण है और यह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इस पर लगता है, यानी कि असंपर्क बल इस पर लगता है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल को। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यह किस तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब कोई भी वस्तु यानी कि जब आप उछालते हैं उसको, किसी सिक्के को उछालते हैं, ठीक है, तो उस पर कोई बल आपको लगता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन वह सिक्का नीचे आ जाता है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द गिर जाता है। तो इस पर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। अब वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। ठीक है, यह क्या है? एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। अब ऐसी ही जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। यह क्या होता है? इस तरीके से ये सारे जो उदाहरण हैं यह गुरुत्व बल के उदाहरण हैं, और यह बिना हमारे देखे, बिना हमारे किसी भी कार्य को किए यह सदैव हमारे ऊपर लगता रहता है। ठीक है, यह क्या है? हमारी जो धरती है यानी कि अर्थ है उसका एक प्रॉपर्टीज है।
अब हम यह देखते हैं कि गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व के सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी कि हर एक वस्तु है, हर एक पिंड है, वह क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यही बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो ये आप गुरुत्वाकर्षण बल को समझ गए होंगे। यह भी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अब हम आगे देखते हैं और दाब को देखते हैं। ठीक है, दाब क्या है, यानी कि प्रेशर क्या है। हम यहाँ क्या देखते हैं कि दाब को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी पृष्ठ पर, जब किसी पृष्ठ पर कोई भी आप जब लगाते हैं बल, तो क्या होता है, यह दाब होता है उसके एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, यानी कि यह जो आप जो मेज देख रहे हैं, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। यानी कि यह जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये मेज है या जो कुछ भी है, लकड़ी है, उसका ये कील का क्षेत्रफल जितना ही कम होता है, जो अंदर जाने वाला होता है, उस पर क्या होता है, उतना ही हमें कम बल लगाना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ हम केवल उस बल पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत है, जिस पर दाब ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप दाब को समझ गए होंगे, भारी बोझ को ले जाते हुए कुली। ठीक है, अब इस पर क्या होता है, इसके ऊपर दाब लग रहा होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, हर में है, यानी कि नीचे है। ये यहाँ पे उपरोक्त जो क्षेत्रफल है वह क्या है, नीचे है। ठीक है, यानी कि इसके बट्टा में है। अब हम क्या देखते हैं कि इसलिए यदि बल बराबर हो, ठीक है, यह हम क्या देखते हैं कि जब बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि क्या है, ऊपर का जो आप फॉर्मूला देखे हैं उसमें क्षेत्रफल हर में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यानी कि आपको बल उतना ही कम लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से अब द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, द्रव और गैस द्वारा कैसे दाब लगाया जाता है। हाँ, और दाब का एक और पढ़ लेते हैं कि प्रेशर का क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं। इसका क्या होता है, दाब का एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं और ये देखते हैं कि द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, इसको हम देखते हैं। अब यह देखते हैं कि किसी भी लिक्विड के द्वारा या गैस के द्वारा इस पर लगाया जाता है कि नहीं। ठीक है, यानी कि दाब डाला जाता है कि नहीं। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि ये आपको यह क्रियाकलाप के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि इस पर दाब आरोपित होता है कि नहीं। अब एक आपको परख नली लेना है। ठीक है, अब उसके नीचे आपको क्या करना है, रबड़ बांध देना है। अब उसमें आप क्या करेंगे कि जितना परख नली में आप पानी डालेंगे उतना ही ये नीचे बैलून जैसा रबड़ होगा उसको नीचे धकेलता है। ठीक है, नीचे की ओर धक्का देता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इस पर दाब लगाया जा रहा है। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जितना ही ऊंचा होगा, जितना ही उसमें ज़्यादा आप पानी डालेंगे, उस पर दाब क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आरोपित होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आप गैस के भी बारे में यही चीज़ें देख सकते हैं कि गैस दाब डालता है कि नहीं। ठीक है, ये तो हम यह देखते हैं कि जब बैलून फुलाते हैं, ठीक है, अपने मुंह से जब बैलून फुलाते हैं, उसको हाथ से पकड़ते हैं, तो क्या होता है कि फोर्स आपको अनुभव होता है। और थोड़ा अगर आप अपना दाब जो है वो ढीला छोड़ते हैं तो क्या करता है, वह उसमें से हवा निकलने का वो कोशिश करने लगता है, हवा उसमें से निकलने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गैस भी क्या करता है, उस पर दाब डालता है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि द्रव बर्तन की दीवार पर दाब डालता है। द्रव क्या करता है, बर्तन की दीवार पर दाब डालता है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझ लेते हैं। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से इसमें एक निकाली हुई है नली। अब इसमें बैलून हमने बांध दिया है। अब क्या होता है कि जैसे इस पर आप पानी इस बोतल में डालेंगे तो क्या होगा, यह पानी इसमें आएगा और यह बैलून को फुला देगा और इसके अंदर समा जाएगा। तो इससे भी यह स्पष्ट होता है कि
जो द्रव है वह दाब डालता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि बर्तन जो है क्या है, द्रव बर्तन की दीवार पर समान गहराई पर समान द्रव डालते हैं। यानी कि जब कोई आप बर्तन ले लिए हैं, बॉटल ले लिए हैं, अब इसमें से आप चारों तरफ इसके समान दूरी पर छेद कर दें और यहाँ से ऊंचाई समान होनी चाहिए, तो यह क्या होगा, वह पानी आप देखेंगे कि समान दूरी पर गिर रहा है, यानी कि समान यह दूरी इस तरीके से गिर रहा है। आप देखेंगे अगर इसको आप ऊपर नीचे कर देंगे तो इसके जो इसकी धारा जो है उसमें आपको परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है, परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। अब हम क्या देखते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवार पर दाब डालती हैं, ये हमने देख लिया है। और बैलून को आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि बैलून पर ये दाब डालते हैं, और द्रव भी हैं वो क्या करते हैं, दाब डालते हैं। यहाँ से आप इसको भी समझ सकते हैं। तो यह समझ सकते हैं कि द्रव और गैस दोनों क्या करते हैं, दाब डालते हैं, ठीक है। अब वायुमंडलीय दाब क्या है, ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब क्या है, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वह क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। हम क्या जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, इस बात को हम जानते हैं। अब वायु के इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। वायुमंडलीय जो दाब होती है वह क्या होती है, पृथ्वी के कई किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। अब क्या देखते हैं कि इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय जो वायु होती है वह पृथ्वी के तल के, वायुमंडलीय वायु हमारे पृथ्वी के तल के कई किलोमीटर तक के ऊपर तक फैली होती है, जो क्या करती है, एक दाब डालती है, दाब डालती है। वही दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में क्या होता है, वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है। और यह जो एक बार होता है वह 10 के घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार जो होता है वह किसके बराबर होता है, 10 के घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसके यह बराबर होता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जा सकता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या देखते हैं कि इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वायुमंडलीय दाब कितना है, आइए इसके लिए हम इसके परिणाम के बारे में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। अब यहाँ पे आप दाब को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक जब आप इसको चिपका देते हैं एक पृष्ठ पर, ये जो चूसक है इसको आप चिपका देते हैं तो इसको उखाड़ना क्या होता है, बहुत कठिनाई वाला होता है, या नहीं भी उखड़ता है। अगर इस पर आप ये पूरा वैक्यूम हो जाता है तो यह स्थिति आती है, यानी कि उसमें से यदि आपका सारा वायु निकल जाए तो इसको निकालना नामुमकिन है। अब क्या देखते हैं कि जब आप चूसक को दबाते हैं, यह क्या है, एक चूसक है, ठीक है, यह क्या है, एक चूसक है ये। अब हम यह क्या देखते हैं कि जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं कि इसके नीचे जो पृष्ठ होता है उसके अंदर की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। अब चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके, ठीक है, यानी कि वह दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होना चाहिए। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच से समस्त वायु को निकाल लिया जाए तो क्या होता है, मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। यानी कि आप यह देखेंगे कि आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे, यह नामुमकिन हो जाता है कि आप इसको अलग करें। अब यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल जो है वह 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु का कितना बल लगा रही है, वायु कितना बल लगा रही है, तो इसको हम देख लेते हैं और इसकी चर्चा विवेचना करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई
क्या होता है कि वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण क्या होता है, लगने वाला बल लगभग 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। ठीक है, अब इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर चिपक क्यों नहीं जाते? जो अब यह देख रहे हैं हम कि भाई इसके नीचे हम दब कर चिपक क्यों नहीं जाते, इसका कारण है, क्या कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। जो यानी कि जो ये फोर्स लग रहा है, ये प्रेशर जो हमारे ऊपर बन रहा है, ठीक है, तो इसका तो प्रेशर हमारे ऊपर है, लेकिन हमारे शरीर का भी प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो इसलिए वह भार क्या हो जाता है, कम लगने लगता है हमें। तो इसके बाद क्या देखते हैं हम कि इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। यानी कि जो हमारे शरीर का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और वह बाहर के दाब को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है, उसको बैलेंस कर देता है। क्या आप जानते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वन गोरिक ने बर्तन से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बर्तन से किसी भी वायु को बाहर निकालने का वो एक यंत्र का आविष्कार किए। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। ठीक है, उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए, अब जिनमें से प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी। ठीक है, उनको क्या करते हैं, वो 51 सेंटीमीटर इनका व्यास रहता है, उस 2 अर्धगोले को एक में जोड़ देते हैं और इनके बीच की पूरी वायु को निकाल देते हैं। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाते हैं। उसके बाद भी क्या होता है कि वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग न कर पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि जो वायु का यानी कि एयर का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है वह, वायु का दाब जो हमारा होता है वह कितना अधिक होता है। इस प्रकार से ये दोनों तरफ 8-8 घोड़े लगे हुए हैं और इनको खींच रहे हैं, फिर भी ये अलग नहीं हो रहे हैं। ये अर्धगोले हैं जिनका व्यास कितना है, 51 सेंटीमीटर था। अब इनको ये इसमें से सारा वायु निकाल देते हैं ये। ठीक है, इनको गोला को सटा करके, अर्धगोले को सटा करके इसके अंदर से सारी वायु को निकाल देते हैं। अब ये देखते हैं कि इनको अलग नहीं कर पाते हैं। तो यह इस बात को साबित करता है कि वायु दाब का बल जो था इतना अधिक था कि ये घोड़े इससे पार पाने के लिए उससे अधिक बल नहीं लगा पाए। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कि सारांश क्या है इसका। तो बल धक्का देना, ठीक है, या खींचना, अपकर्षित करना या अभिकर्षित करना हो सकता है। बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। बल में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। अब हम देखते हैं कि किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर ला सकता है। क्या कर सकता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। ठीक है, यानी कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स और जो आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख रहे थे, इसकी बात यहाँ हो रही है। अब हम देखते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब द्रव तथा गैसें बर्तनों के दीवारों पर दाब लगाते हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं ऊपर। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब हम लोग कहते हैं। हमारे चारों ओर की वायु जो हमारे ऊपर दाब डालती हैं वह क्या है, वायुमंडलीय दाब हैं। तो इस प्रकार से यह पूरा चैप्टर जो हमारा है वह समाप्त हो गया। ठीक है, और आपने बहुत ही एकाग्रता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखा, पढ़ा और समझा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।